नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम दामोदर खड़से द्वारा लिखित साहब फिर कब आएंगे माँ इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। कल की तासिका में हमने कहानी की शुरुआत की थी, साथ ही कहानी के उद्देश्य तथा कथ्य पर भी अंशतः चर्चा की थी। कहानी के केंद्र में मंगली नामक एक महिला है जो होटल गोल्डन गेट में बर्तन मांजने का काम करती है। मंगली के द्वारा लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की त्रासदी को चित्रित किया है। जिस होटल में मंगली काम करती है वहाँ मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं की मीटिंग का आयोजन किया जाता है और मंत्रालय की ओर से विशेष तौर पर सरसों का साग तथा मक्के की रोटी इस व्यंजन को बनाने का आदेश दिया जाता है। किंतु मुख्य रसोइये के सामने यह समस्या आ जाती है कि इस व्यंजन को बनाने वाला कोई भी रसोइया उनके इस होटल में उपलब्ध नहीं था। ऐसे में उन्हें इस बात का पता चलता है कि मंगली जो इस होटल में बर्तन मांजने का काम करती है वह इस व्यंजन को बहुत अच्छे से बनाना जानती है। यह पता चलते ही सब राहत की सांस लेते हैं और कल के लिए इस व्यंजन को बनाने का जिम्मा मंगली पर सौंप दिया जाता है। मंगली को सारा सामान उपलब्ध कराया जाता है। आज मंगली की स्थिति होटल के किसी शेफ के समान हो गई थी। अचानक इतना महत्व मिलने पर मंगली हड़बड़ा गई। उसे होटल से निकलते समय बार बार सूचित किया गया कि कल किस प्रकार से उसे व्यंजन बनानी है। वह भी चुपचाप सुन रही थी। उसने मानो सबको अपनी ओर से आश्वस्त कर दिया था। घर जाने से पहले उसे प्लास्टिक के बैग में थोड़ा बहुत भोजन भी दिया गया था। उस भोजन को अपने हाथों में पकड़कर वह बहुत प्रसन्न थी। वह इतनी तेज़ी से अपने घर की ओर चल पड़ी थी मानो अचानक उसके पंख लग गए हो। अपने हाथ के भोजन को बहुत ही सावधानी के साथ लेकर वह अपने घर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में कई बार उसके दिमाग में मक्के की रोटी और सरसों के साग को बेहतर से बेहतर ढंग से बनाने के विचार उभरने लगते, परंतु उन विचारों के सामने उसके बच्चों का चेहरा उसके दिमाग में उभरता और अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाना बहुत ही सावधानी से पकड़कर वह अपने घर की ओर चल पड़ती। बहुत दिनों बाद उसे अपना ही घर दूर लगने लगा। कितनी देर से चल रही है वह। रोज़ घर जाते समय उसके मन पर बोझ होता है खाना बनाने का। बच्चे आसपास से लकड़ियाँ चुन लाते थे। उसका पति भी अक्सर शराब पी कर आता। घर में हमेशा खाने की किल्लत रहती। घर पहुंचने पर बच्चों का किसी से झगड़ा, उसका काम से लौटना, एक थका शरीर और अभावग्रस्त निराशा के अलावा उसके साथ कुछ भी न होता। इसीलिए घर भी कम शक्ति का चुंबक ही मानो उसे दिखाई देता और वह भारी कदमों से घर की ओर निकलती। पर आज की स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। मानो घर भाग रहा था उससे और वह उतावली हो रही थी घर पहुंचने के लिए, क्योंकि आज वह होटल से निकली थी तो उसे कुछ भोजन भी साथ में दिया गया था और यह भोजन अपने बच्चों के सामने परोसने के लिए वह आतुर थी और बड़ी ही तेज़ गति से घर की ओर जा रही थी। घर पहुंची तो अपने छोटे बेटे को गोद में उठाकर चूमने लगी, जिसकी उम्र 2 साल की थी।
जिसे 6 साल की एक बेटी संभालती है। एक 10 साल का बड़ा बेटा पिछले दिनों से होटल के एक ठेले पर काम करता है। अभी तक वह भी घर नहीं लौटा था। उसने अपनी झोपड़पट्टी में पहुंचते ही अपनी झोपड़ी के पास जाकर झट से टिन का दरवाज़ा खींच लिया और ढिबरी जलाकर दोनों बच्चों को दुलारने लगी। थैली खोली तो उसमें काफ़ी खाना था, परंतु इतना भी न था कि घर के 5 सदस्यों के लिए पूरा पड़ता। फिर भी मंगली ने थोड़ी मिठाई नुमा चीज़ें निकालकर अलग रख दी। अपने पति और बड़े बेटे के लिए कुछ पुलाव और रोटी साग दोनों बच्चों को परोसा। ऐसी रोटी की गंध बच्चों को पहली बार करीब से मिल रही थी। उसे तो फिर भी कभी कभी कुछ मिल जाता था होटल में, पर चीज़ें खराब हो जाने पर ही उस तक पहुंच पाती थी। बड़े बेटे के आने तक वह जागती रही। उसी के साथ थोड़ा सा खाना खाया। बेटा खाना खाते ही सो गया। अब मंगली अकेली रह गई। बच्चे भी खाकर सो गए। उनके चेहरे का संतोष मंगली को सुख दे रहा था। अब उसके दिमाग में कल के भोजन का एक एक दृश्य घूमने लगा, क्योंकि कल सुबह जाकर उसे होटल में सरसों का साग और मक्के की रोटी बनानी है। पति के न होने के कारण वह खाना भी न खा पाई। बच्चों के साथ चखा बस उतना ही। सुबह जल्दी उठने की मजबूरी में वह आज जल्दी आराम करना चाहती थी। आज सुबह का बचा कुचा खाकर वह भी सोने की कोशिश करने लगी। आज उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। यह उसके लिए कम सुखद नहीं था। आज की रात सारी बस्ती में कोई आवाज़ें नहीं थी और ऐसे में सब कुछ शांत था। उसे कब नींद लगी पता ही न चला। वह नींद में भी कुछ बुदबुदा रही थी। उसके चेहरे पर आज सुबह के लिए खौफ नहीं बल्कि एक जिज्ञासा थी। उसे याद नहीं पड़ता कभी जिज्ञासा लेकर वह सोई हो, पर आज उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। आंखें जितनी गहरी मूंदी थी, दिमाग में उतने ही दृश्य एक के बाद एक आ रहे थे। सरसों का साग और मक्के की रोटी बड़े साहब को खूब पसंद आई। वे खूब खुश हुए। सभी मंगली की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कई दृश्य एक के बाद एक उसके मस्तिष्क में उभरने लगे। होटल में यह भोजन हमेशा के लिए चल पड़ा और वह अब स्थायी तौर पर वहाँ रसोइये की हैसियत से रख ली गई है। उसके बच्चों को भी अब खाने की कोई कमी नहीं है। उसके पति ने भी पीना छोड़ दिया है। बड़ा बेटा अब पास के नगर पालिका के स्कूल में पढ़ने जाने लगा है। उसकी झोपड़ी अब कोई नहीं उजाड़ सकता। अब तो नल और बिजली के कनेक्शन भी आ गए हैं। देखते देखते शहर में गोल्डन गेट का पर्याय सरसों का साग हो गया है। उसे अपने इस हुनर पर गर्व हुआ। उसने करवट बदली और कानों ने पानी के लिए बर्तन टकराती आवाज़ें सुनी। यह सारा दृश्य वह अपने स्वप्न में देख रही थी। जैसे ही बर्तनों की आवाज़ कानों में पड़ी, हड़बड़ाकर वह उठी, नहा धोकर होटल पहुंची, पर होटल अभी सुनसान था। कोई बात नहीं, वह इंतज़ार कर लेगी। थोड़ी ही देर में पूरे होटल परिसर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 10 बजे से ही भीड़ शुरू हो गई। दरअसल लघु उद्योग पर राज्य स्तर की एक मीटिंग मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में इस होटल में रखी गई थी। मुख्यमंत्री के आते ही पूरा होटल उन्हीं की ओर मुड़ गया। इस मीटिंग के साथ साथ खाने की भी प्लेटें लगाई गई। सब लोग
मुस्तैदी से होटल के बाहर जमा हो गए और इस प्रकार से खाने के पश्चात, मीटिंग संपन्न होने के पश्चात सब एक एक कर बाहर निकलने लगे। मंगली की बड़ी इच्छा थी कि वे बड़े साहब को देखे, परंतु वह नहीं देख पाई। हाँ, मुख्य रसोइया ज़रूर आया, जो बहुत ही खुश था। मुख्य रसोइये ने मंगली को 50 रुपए दिए। जिस टोकरे में मंगली सरसों का साग लाई थी, वह टोकरी भी उसने भर दी थी। रोटियां, पुलाव और साग भाजी सब एक साथ मिल गया था। निकलते समय वह मुख्य रसोइये से मिलना चाहती थी, पर अब तक वह जा चुका था। मंगली भी अपना टोकरा उठाकर होटल से निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा उसकी 6 साल की बेटी बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। टोकरा उतारकर झोपड़ी में रखते ही वह सारे सने हुए भोजन से अपनी मनपसंद चीज़ें निकाल रही थी। छोटा बेटा भी टोकरी पकड़कर खड़ा था। वह कहना चाह रही थी, अरे कुछ धीरज रखो, पर मानो कुछ नहीं कह पाई। वहीं पर बैठी रही। दोनों बच्चे टोकरी से चीज़ें निकाल कर खा रहे थे। आज भरपूर था, इसीलिए अलग निकालने की कोई आवश्यकता उसने महसूस नहीं की थी। सिर्फ डर था कि कहीं रात तक खराब न हो जाए। आज भी उसकी इच्छा नहीं थी खाने की, पर भूख लगी थी। उसने भी बाद में बच्चों के साथ उसी टोकरे से खा लिया। रात में उसने बच्चों को बताया था कि होटल में बहुत बड़े साहब आएंगे, उनके लिए ख़ास भोजन बनाना होगा। बच्चों का पेट भर गया था। वे टोकरे से अलग हो गए। पानी पीकर अपनी माँ के सामने एक गिलास पानी लेकर 6 साल की बच्ची यह प्रश्न पूछती है कि माँ, साहब फिर कब आएंगे? और इस प्रकार से यहाँ पर इस कहानी का अंत होता है। होटल गोल्डन गेट की मीटिंग के लिए आने वाले मुख्यमंत्री महोदय को मंगली द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही पसंद आया था, किंतु वहाँ पर तारीफ की गई मुख्य रसोइये की। मुख्यमंत्री भोजन की बार बार तारीफ करते हैं। सबकी वाहवाही होटल का रसोइया बटोर लेता है। जिसकी सच्ची हकदार मंगली थी, उसे केवल मात्र ढेर सारा जूठन दिया जाता है। रात को तरह तरह के व्यंजनों के जूठन भरपेट खाने के बाद मंगली की बेटी पूछती है कि माँ, साहब फिर कब आएंगे? उस बच्ची का यह कथन कहानी की मूल संवेदना को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार से मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जूझते मध्यम वर्गीय परिवार की वास्तविक स्थिति का अतिशय यथार्थ चित्रण लेखक दामोदर खड़से ने इस महत्वपूर्ण कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ के अंतर्गत किया है। कल की तासिका में हम ठेस नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।